नमस्कार साथियों। हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो सेकंड पेपर है एसएसटी का, उसमें इतिहास विषय पर चर्चा करेंगे और इतिहास में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस के अनुसार हम बात करेंगे। अब सिलेबस के अंदर क्या दिया गया? सबसे पहला बिंदु दिया गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। हालांकि उसमें सिंधु घाटी सभ्यता लिखा गया, लेकिन मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, इवन पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, तो भारत और पाकिस्तान को जैसी स्वतंत्रता मिली तो हमारी जो प्राथमिक सरकार थी, इनिशियल जो गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने क्या किया कि हमारे देश के इतिहास को लिखने का कार्य प्रारंभ किया। अब अलग अलग जो विख्यात इतिहासकार थे उस जमाने के, तो उनसे इतिहास लिखवाना प्रारंभ किया 1952 के आसपास। जैसे कि उन सरकारी इतिहासकारों में जो प्राथमिक इतिहासकार थे, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार जी थे। उनके बाद जब सरकार से उनकी आनाकानी हो गई तो उनके बाद ताराचंद आई। तो ताराचंद ने हमारा जो इतिहास था वो हमारे देश का जो पहले सरकारी इतिहासकार के रूप में उन्होंने इतिहास को पूरा किया था। हालांकि पहले इतिहासकार डॉक्टर आर.सी. मजूमदार को माना जाएगा, लेकिन इतिहास को पूरा करने की दृष्टि से उन्हें ताराचंद को माना जाएगा, वो अलग बात है। तो उन्होंने इतिहास लिखने का कार्य आरंभ किया। तो इसकी प्रतिक्रिया यानी कि जैसे पाकिस्तान को पता चले कि पड़ोसी देश में तो या भारत में इतिहास को लिखने का कार्य किया जा रहा है, तो हमें भी कोई ना कोई प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तो वहाँ के जो इतिहासकार थे, कथित इतिहासकार, क्योंकि वहाँ तो कोई अपनी कोई व्यवस्था थी ही नहीं, सारी व्यवस्था हमसे तो ली थी पहले। तो वहाँ के जो कथित इतिहासकार थे उन्होंने इस बात को लेकर के दंभ फैलाना शुरू कर दिया कि इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता तो हमारे देश में है। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं, तो हमारे भारत वाले भी कम नहीं थे। उनको पता था कि भी सिंधु घाटी सभ्यता, चलो बंटवारे में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। चलो हम हमारे देश में ऐसी सभ्यता को खोजेंगे, ऐसे स्थलों को खोजेंगे जो उनसे भी प्राचीन हो और कालक्रम की दृष्टि से भी उनसे प्राचीन हो। अब देखिए, चूंकि बात इतिहास की हो रही है और इतिहासकार मेरे से, आपसे और हम सब में से कुछ उनकी सोच आगे होती है, कालक्रम में गहरे होते हैं वो। तो ऐतिहासिक स्रोतों से अब एक पूरा प्रोसीजर होता है कि उनको ऐसा थोड़ी पता था कि सरस्वती नदी के आसपास ही कोई सभ्यता स्थल मिलेंगे। सोचने वाली बात है। हमने लिख तो दिया सिंधु सरस्वती सभ्यता, लेकिन ऐसा क्या था कि वो पहले ऐसे थोड़ी सी इतिहासकार बैठे थे यार, उसे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता तो प्राचीन थी, पाकिस्तान वाले घमंड कर रहे हैं तो जाओ जाओ सरस्वती के पास जाओ हम वहाँ। ऐसा नहीं था। एक पूरी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के बिटवीन जाया जाता है, उस प्रोसेस को पूरा क्रॉस किया जाता है। उसके बाद हमें इस बात का पता चलता है कि सरस्वती नदी के आसपास भी हमें सभ्यता मिल सकती है। तो इसके बाद सरस्वती नदी के आसपास जब उत्खनन किया गया था तो उत्खनन में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि हमारा जो इतिहास था, हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे स्थल है जिनका जो कालक्रम की दृष्टि से जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है उनसे भी प्राचीन है। तो इन सब बातों को लेकर हम को आधार बना करके हम बात करेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखना, हमारे देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे भी कहते हैं कि हमारे देश में इतिहास के ऊपर बहुत कम काम होता है। इवन आप अभी आधुनिक काल की तो छोड़िए, मध्य काल में जब मुस्लिम शासन हमारे देश में था, जैसे सल्तनत काल थी, तो उस समय अल-बरूनी जो आया था, तो अल-बरूनी ने क्या कहा था कि भारत के लोग इतिहास के बारे में बहुत कम जानते, यानी कि भारत के लोगों को इतिहास का कोई ज्ञान नहीं, ऐसा अल-बरूनी का मानना था। अब अल-बरूनी को कौन समझाए कि बेटा तू जब पैदा हुआ था ना, तो तेरे से हजारों साल पहले एक मत्स्य पुराण, हमारे मत्स्य पुराण की रचना हो गई थी। और मत्स्य पुराण में आप इस बात को जानेंगे कि इक्ष्वाकु वंश में जो भगवान श्री राम जब जन्म लिए थे, उनसे पहले की 46 से 47 पीढ़ी का उल्लेख मिलता है। आप इस बात को जान करके गर्व होगा कि मत्स्य पुराण के अंदर भगवान श्री राम के जन्म से पहले 46 से 47 पीढ़ियों का उल्लेख मिलता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी अन्य देश के इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। मैं ये ठोक के कह सकता हूं कि मेरे सनातन धर्म में मिलता है या मेरे देश में मिलेगा ऐसा प्रमाण। तो उनको नहीं पता था कि हमारे पास मत्स्य पुराण जैसे भी ऐसे हजारों शास्त्र है भरे पड़े हैं जिनके अंदर इतिहास और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारियां, ऐतिहासिक स्त्रोतों के बारे में जानकारियां, वंश और जो पीढ़ियां हैं उनके बारे में जानकारियां हमें प्रचुर मात्रा में इनसे मिलती है, शास्त्रों से। अब बात करते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्योंकि सिंधु नदी के आसपास की सभ्यता और सरस्वती नदी के आसपास की सभ्यता को हमने क्या नाम दिया? सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया। अब
जैसे ही हम अध्ययन करते हैं इतिहास का किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि इतिहास का आरंभ कहाँ से होता है। इतिहास का आरंभ मैं वैसे नहीं कह रहा कि 6 करोड़ 3 लाख 4,205 ये सब ऐसा नहीं कह रहा मैं। इतिहास का मतलब, इतिहास का शुरू होने का मतलब ये है कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से हम इतिहास को पढ़ना शुरू कहाँ से करते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इतिहास का अध्ययन शुरू होता है प्राग ऐतिहासिक काल से होता है। प्राग ऐतिहासिक काल क्या? अब इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा जाता है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है आदि ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वो होता है जिसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था और ना ही कोई लिखित सामग्री हमें मिलती है। ठीक, तो क्या मिलती? तो हमें केवल अवशेष मिलते हैं। कोई हड्डी का टुकड़ा मिल गया, कोई और कोई किसी पत्थर का टुकड़ा मिल गया, कोई और चीज मिल गई, जैसे काली मंगा से चूड़ियां मिल गई। ऐसे अवशेष मिलते हैं हमें और उन अवशेषों के माध्यम से कालक्रम को निर्धारित किया जाता है और इतिहास के बारे में जाना जाता है। तो वो जो सोर्स है, वो जो तथ्य है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल बोलेंगे। ऐसा काल जिसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था और ना ही कोई लिखित सामग्री मिलती है। उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या होगा? इतिहास का वह कालखंड होगा जिसमें लेखन कला का विकास तो हो गया था, लेकिन उसे ठीक ठीक ना तो हम पढ़ पाए हैं और ना ही समझ पाए हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल बोलेंगे। ठीक, और उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या होगा? इतिहास का वह कालखंड होगा जिसमें लेखन कला का विकास भी हो गया था और लिखित सामग्री भी मिलती है और उस लिखित सामग्री को हम ठीक ठीक पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं और उसका यूज भी ले सकते हैं। तो ये इतिहास के 3 कालखंड होते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य सबसे ज्यादा जिस वस्तु का या जिस चीज का इस्तेमाल करता था वो था पत्थर। इस वजह से प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। अब जैसे ही पाषाण काल नाम आया तो इसका मतलब पाषाण मतलब पत्थर और काल यानी कि जिस समय में मनुष्य सबसे ज्यादा पत्थरों का उपयोग करेगा अपने जीवन में, जब पत्थर की अहम भूमिका होगी तो पाषाण काल होगा। और उस पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटेंगे। अब ये क्या मामला है? तो एक तो होगा पुरा पाषाण काल, एक होगा मध्य पाषाण काल और एक क्या होगा? नव पाषाण काल होगा। तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये 3 इसके सब डिवीजन हो जाएंगे, इसके छोटे छोटे अनुभाग हो जाएंगे 3। अब पुरा पाषाण काल को फिर हम 3 भागों में बांटेंगे। एक तो होगा निम्न पुरा पाषाण काल, एक होगा मध्य पुरा पाषाण काल और एक होगा उच्च पुरा पाषाण काल। हम इसको 3 भागों में यूं बांट लेंगे। अब पुरा पाषाण काल इसको अलग कर दिया, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद में नव पाषाण काल। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि पुरा पाषाण काल को तो हमने 3 भागों में बांट लिया, जबकि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को छोड़ ही दिया। कारण क्या? कारण ये है कि पुरा पाषाण काल की जो अवधि है वो लाखों में है, यानी कि 20 लाख ईसा पूर्व से लगभग। अब कई बुकों में 25 लाख में मिलता है, कई में 22 भी मिलता है, कई में 21 भी मिलता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 25 लाख भी मान सकते हो, 20 लाख भी मान सकते हो, ऐसे कोई प्रश्न नहीं बनते, क्योंकि ये सब चीजें हमारे क्या है, ऐतिहासिक कुछ अनुमान भी होते हैं, कुछ चीज़ों में जटिलताएं भी होती है, उनको मानना ही पड़ता है कि ये ऐसे हुआ ही था, इसके कोई प्रमाण नहीं। तो 20 लाख ईसा पूर्व से ऐसा माना जाता है कि 12,000 ईसा पूर्व तक की का जो बीच का टाइम पीरियड है वो क्या है? आपका पूरा पाषाण काल है। तो एक इतनी लंबी अवधि का जो कालक्रम है उसको हमने अलग अलग भागों में बांट लिया। इस वजह से पूरा पाषाण काल को निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल में बांटा जाता है। इवन मध्य और नव को नहीं बांटा जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद में प्राग ऐतिहासिक काल के बाद में आपकी जो सबसे पहले आती है सभ्यताओं में वो सिंधु घाटी सभ्यता आती है। उसके बाद वैदिक सभ्यता आता है। उसके बाद क्या आता है? महाजनपद काल आता है। उसके बाद क्या आता है? मौर्य वंश आता है। उसके बाद क्या आता है? शुंग आता है। उसके बाद आता है सातवाहन। उसके बाद आता है कण्व। उसके बाद आता है गुप्त। उसके बाद आता है वर्धन और वर्धन वंश। अब जैसे उसके समानांतर काल में बात करें तो उत्तर गुप्त भी आते हैं, ठीक है, उनको हम छोड़ देते हैं एक बार के लिए। वर्धन के बाद में क्या आता है जो हम प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो वर्धन वंश के बाद में राजपूत काल। राजपूतों में फिर अपने प्रतिहार एक तरफ फिर आ जाएंगे बंगाल के पाल, इधर राष्ट्रकूट आ जाएंगे, दंतीदुर्ग ने स्थापना की थी राष्ट्रकूट वंश की। तो इस प्रकार एक पूरा स्टेप बन जाता है इतिहास के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन बिंदुओं का हम अध्ययन करते हैं। और आगे भी चल करके हम बात करें, जैसे राजपूत काल के शुरुआत के बाद में हम जैसे जैसे बात करेंगे आगे मध्यकाल आ जाएगा, आगे फिर चल के तो इधर फिर अपने ये आ जाएंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी एक तरफ,
और दिल्ली सल्तनत में फिर 5 वंश आएंगे। पहला आएगा गुलाम वंश आएगा, फिर खिलजी आएगा, फिर तुगलक आएगा, फिर सैयद आएगा, फिर लोधी आएगा, और उनके बाद में फिर मुगल वंश आएगा। मुगलों में फिर अपने स्टार्ट वाले शासकों के सबको नाम याद है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, जहांगीर शाह, इस 7 शासक मौके थे। और अंत में जो आएगा वो बहादुर शाह जफर होगा। ठीक है, बीच में महमूद शाह रंगीला भी आएगा, अकबर द्वितीय भी आएगा। अकबर द्वितीय वो शासक होगा जो राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर के इंग्लैंड भेजेगा। ठीक है, तो ये सारा एक पूरा प्रोसेस में जाता है। उसके बाद आधुनिक काल में अपने जैसे एंटर करेंगे तो मुगल काल की जहाँ समाप्ति से पहले आप यूं मान लीजिए कि 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध को भी कुछ इतिहासकार एक सीमा मानते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच एक सीमा है। 1761 के बाद जो घटनाएं होंगी वो क्या होगी, आधुनिक काल के इतिहास में मानी जाएगी, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे भी है जो बक्सर के युद्ध को एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं कि 1764 से पहले का इतिहास वो मध्यकाल और 1764 के बाद का इतिहास वो क्या होगा, आधुनिक काल होगा। तो इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि आधुनिक काल का इतिहास कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनता है और ऐसा कोई है भी नहीं। ये इतिहासकारों के अलग अलग अनुमान है, अलग अलग अपने अपने वक्तव्य है कि कोई 1757 से मानता है, कोई 1761 से मानता है, कोई 1764 से मानता है, कोई कुछ मानता है। तो इस तरीके से हम इतिहास को अलग अलग स्टेप बाय स्टेप इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, उसको याद भी रख सकते हैं। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में